नमस्कार, आपके साथ मैं पायल शर्मा। स्वागत है आप सभी का फर्स्ट न्यूज़ में। अभी हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट तनवीर तंवर। इनसे बातचीत करते हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर इनका क्या कहना है। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल में और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, कांग्रेस पार्टी को लेकर आपका क्या कहना है। कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या कहना, कांग्रेस अभी सत्ता में आएगी। 2024 का चुनाव होगा, कांग्रेस पूर्ण रूप से सत्ता में आएगी, 70 से ऊपर सीटें लेगी। वहीं बात करें सांपलागढ़ के विकास की, बात करें सांपलागढ़ का अभी तक विकास नहीं हुआ। कौन कह रहा है सांपला का विकास नहीं हुआ? आप मेरे को कोई एक ऐसी जगह दिखाओ सांपला में कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने कोई काम ना कराया, सेक्टर वो लेकर आए। उन्होंने ये बिल्डिंग, ये हमारी जो बिल्डिंग है यहाँ पे, ये डीएसपी साहब बैठते हैं, एसडीएम साहब बैठते हैं, ये उन्होंने बनवाई। कौन कहता विकास में? नगर पालिका वो लेकर आए। कौन कहता विकास में होता? कहीं इसमें कहीं गुटबाजी तो नहीं नजर आ रही। किस चीज में गुटबाजी? सांपला में कोई गुटबाजी नहीं है, सब विकास की तरफ ठीक है। हुड्डा साहब ने बहुत विकास कराया। अभी थोड़े दिन पहले चर्चा हुई थी रणजीत चौधरी, किरण चौधरी, शाहिदा कुमारी को लेकर क्या कहना चाहोगे। पार्टी के मजबूत सितम है और पार्टी के लगातार मिलकर काम कर रहे हैं। 2024 के इलेक्शन को लेकर, चुनाव को लेकर क्या कहना चाहोगे, किस तरह की आगे की रणनीति रहेगी। रणनीति तो पार्टी आला कमान और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और चौधरी उदय भान जी बनाएंगे, और जो वो नीति बनाएंगे उस नीति पर हम सब मिलकर एकजुट होकर कार्य करेंगे, और उस कार्य का परिणाम ये होगा कि 70 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी लेगी। अभी आप कांग्रेस में, आप इनेलो में रह चुके, इनेलो की पार्टी में रह चुके, आपका जो पूरा परिवार है इनेलो के काफी बेहद करीब था, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे। राजनीतिक तौर पर मैं कांग्रेस में हूँ, पारिवारिक तौर पर या पर्सनली तौर पर वो एक अलग इशू है। वो अच्छे आदमी है, चौटाला साहब बहुत अच्छे आदमी है, मैं उनको लेकर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। और मैं ये मानता हूँ चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी भी बहुत अच्छे आदमी है और चौटाला साहब भी बहुत अच्छे आदमी। आपने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन वहीं पर थोड़े दिन पहले एक ट्वीट भी काफी वायरल हुई थी। इसका मनोहर खट्टर का कहना था कि विकास के लिए आगे नहीं है, तो विकास किस तरह से होगा। देखो खट्टर साहब क्या कहते हैं, ये तो 15 लाख का जुमला भी कह रहे थे, लोगों की जेब में 15-15 लाख डाल दिए थे। अब खट्टर साहब जितनी सारी बातें बोलते हैं वो तो मुझे तो लगता नहीं सारी बातें सच होंगी, तो सच तो है नहीं। और रही विकास की बात, हुड्डा साहब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको किसी को कहने की क्या आवश्यकता है। जितने अधिकारी हैं सब उनके नजदीकी हो जाएगा, इसके लिए खट्टर साहब के पास जाने की कौन सी आवश्यकता पड़ेगी। लोगों को किस तरह का संदेश देना चाहोगे 2024 के चुनाव को लेकर। मैं तो केवल एक संदेश देना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की लहर आ रही है, राहुल जी की यात्रा चली हुई है, और यात्रा से अब देखना गुजरात में भी हमारी सत्ता होगी। कल ही मोदी के खिलाफ बहुत बड़ा उपद्रव हुआ है, बहुत खिलाफत हुई है, बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है, और हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बन रही है। मैं उनके बारे में क्या टिप्पणी करूंगा, सारी जनता जानती हो कितने सच्चे और झूठे हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहोगे, लोगों को किस तरह का संदेश देना चाहोगे, आगे की आप लोगों की किस तरह की रणनीति रहेगी। हमारी रणनीति ठीक ठाक साफ सुथरी रणनीति है, लोगों के बीच में जाएंगे। क्योंकि लोगों का कहना है कि जब तक कांग्रेस पार्टी थी तब तक इतनी महंगाई नहीं थी, सभी लोग अपना जीवन व्यस्त अच्छे से जी रहे थे, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे। बीजेपी तो महंगाई के लिए बहुत अच्छी चीज है, बीजेपी लाओ महंगाई बढ़ाओ, ये तो बीजेपी का नारा रहा है, बीजेपी लाओ महंगाई बढ़ाओ। अब पेट्रोल का भाव 100 के करीब हो गया है। आप ये बात अंदाजा लगाओ, पहले पेट्रोल का भाव कांग्रेस के राज में 60 के आसपास था, डीजल 40 के आसपास था। अब ये बोले महंगाई घटाएंगे, सिलेंडर का भाव कांग्रेस के राज में लगभग 250 से 300 रुपए के आसपास। पेट्रोल की बात ना करें, वहीं पर घरेलू रसोई की बात करें, क्योंकि घरेलू रसोई के बिना जीवन अधूरा माना जाता है। रसोई पर इतना असर पड़ रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे। देखो अभी हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं परमात्मा ने उनको भी अनमैरिड बनाया है, शादी उन्होंने भी नहीं की, और अपने प्रधानमंत्री जी ने भी नहीं की। अब इन लोगों को घर की रसोई से क्या मतलब है? जिसके पास घर होगा, जिसके पास बच्चे होंगे, बीवी होगी, माता होगी, बहन होगी, और जो घर चलाएगा उसको पता होता है रसोई पे क्या असर पड़ेगा। आपने कहा कि बच्चों की बात करें, बच्चे जिसके होते हैं वही समझ सकता है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि बच्चों के एजुकेशन का भविष्य पर कितना असर पड़ रहा है महंगाई का चलके, क्योंकि जो बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी हो चुकी है। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले रोहतक में भी अभी एक प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे, क्योंकि डॉक्टर की फीस एक बच्चे की 40 लाख रुपए है, हर पेरेंट्स को उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे। मैं कल ही एक अखबार पढ़ रहा था, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के आसपास का लड़का है, उसके गांव में उसी ने नीट क्लियर किया था,
गांव ने बहुत भव्य स्वागत किया था उस लड़के का। और उस लड़के ने एक बार में बयान दिया है कि हो सकता है 40 लाख की वजह से मेरे पूरे गांव, उसके गांव में कोई डॉक्टर नहीं है, मेरे गांव का सपना टूटेगा। उसका सपना नहीं टूटेगा, पूरे गांव का सपना टूटेगा। और मैं ये इस पर ये कहना चाहता हूँ कि अगर पढ़ाई को इतनी ज्यादा महंगी टूटेगा, पूरे गांव का सपना टूटेगा। और मैं ये इस पर ये कहना चाहता हूँ कि अगर पढ़ाई को इतनी ज्यादा महंगी करना चाहते हो तो ये जो हमारे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं ना, इनको इकट्ठे करके बम का गोला घेर दो और इनको समाप्त कर दो ताकि हमारी नस्ल खत्म हो जाए। मैं खट्टर सरकार से पूछना चाहता हूँ, एक गरीब आदमी, एक किसान, एक मजदूर, एक सिंपल नौकरी वाला जिसको 40 से 50 हजार तनख्वाह मिलती है, हरियाणा प्रदेश में अगर सिपाही लगता है तो उसकी लगभग 40 के आसपास तनख्वाह है। जो कलरक लगता है उसकी 26,000 के आसपास तनख्वाह है। अगर उस कलरक का बच्चा पढ़ के +2 करके वो नीट का एग्जाम क्लियर कर ले और वो जब एडमिशन लेने जाए और वहां पर उसको 40 लाख देने पड़े तो क्या बेचकर वो अपने बच्चे को पढ़ाएगा? मैं खट्टर सरकार से पूछना चाहता हूँ। आप कह रहे हो कि क्या बेचकर बच्चे को पढ़ाएगा, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे, उनका कहना है कि आने वाले समय में 2025 तक सरकारी नौकरियां ही खत्म हो जाएंगी। इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? तो ये तो कर रहे हैं, सरकारी नौकरी खत्म करना तो बीजेपी की सबसे पहली चाल है। बेरोजगारी बढ़ाओ, लोगों को मूर्ख बनाओ और सत्ता लेकर आओ, ये बीजेपी की चाल है। बीजेपी खुद चाहती है कि हरियाणा प्रदेश के बच्चे अनपढ़ रह जाएं, पूरे देश के बच्चे अनपढ़ रह जाएं। ये मोदी जी और ये हमारे खट्टर साहब, इनकी एक नियम प्लानिंग है कि हरियाणा प्रदेश के बच्चे अनपढ़ रहे, पूरे भारत के बच्चे अनपढ़ रहे, बेरोजगारी बढ़े, दर दर ये भटके। ऐसी नीति इस बीजेपी की, और इसी नीति के तहत ये सोचते हैं जब आदमी बेरोजगार होगा तो वो किसी चीज के प्रति भागेगा। फिर एक झूठा सपना देंगे, 5 किलो अनाज देंगे उस गरीब आदमी को और वोट हथिया लेंगे 5 वर्ष तक, फिर उसको महंगाई की मार से मारेंगे। जी सर, आप इनेलो में रह चुके हैं, आपका पूरा परिवार इनेलो के बेहद करीब था, माना जाता था कि बेहद करीब है, कहीं ना कहीं अभी भी करीब माना जा रहा है, लेकिन अभी आप कांग्रेस में हैं। इनेलो और कांग्रेस में किस तरह का अंतर है, क्या कहना चाहोगे? देखो, जो इंडियन नेशनल लोकदल है वो अपनी जगह ठीक है, कांग्रेस है वो अपनी जगह ठीक है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर एक बात कही आपको कि चौटाला साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और हुड्डा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। रही कांग्रेस और आईएनएलडी की तुलना में, तो मैं इस पर क्या तुलना करूं? अब आईएनएलडी तो रोड पे ही नहीं है, रोड मैप से ही बाहर हो चुकी है, मैं उसके बारे में क्या तुलना करूं? आप स्वयं देखो। मैं बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात, अगर वो इतनी अच्छी होती तो रोड मैप पे होती ना। आज रोड मैप से भी अगर आईएनएलडी बाहर चली गई है। आपका पूरा परिवार इनेलो के बेहद करीब था, लेकिन ऐसी क्या आप लोगों की कंडीशन आ गई, ऐसे आप लोगों के मन में क्या विचारधारा है कि आप लोगों को इनेलो छोड़नी पड़ी? देखो ऐसा है, क्योंकि इनेलो के चलते चलते आपने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। मैं इस पर एक बात बताना चाहूंगा आपको। राजनीतिक विचारधारा अपने ढंग से होती है। राजनीतिक विचारधारा में हर आदमी कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई मंत्री बनना चाहता है, कोई राज्यसभा जाना चाहता है, कोई कहीं जाना चाहता है। अगर मैं किसी के करीब कितना भी हो, चाहे मेरा पुत्र भी हो, मेरा पुत्र मुझसे 10 रुपए मांगे और मैं उसको ना दूं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। वो मेरा पुत्र 10-5 बार मुझसे मांगेगा, फिर मेरे को अलविदा कह देगा, अपनी मां तो मांगने लग जाएगा। ठीक है ना? तो ये तो देशी बात है भाई। हमने आईएनएलडी की इतने लंबे समय तक सेवा की, ना तो उन्होंने हमारे फादर को टिकट दिया ना हमारे को दिया। अब संबंध की बात एक अलग है, राजनीतिक तौर पर मेरे को लगा कि अच्छी नहीं है, मैंने छोड़ दी। इसी के साथ आपने सुना कि एडवोकेट तनवीर तंवर हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने फर्स्ट न्यूज के माध्यम से अपनी सारी विचारधारा को बताया। इन्होंने कांग्रेस और इनेलो के बारे में बताया कि किस तरह से इन दोनों के बीच में क्या फर्क है। इन्होंने बच्चों के भविष्य को लेकर बेहद बड़ी बात कही है कि इनका कहना है कि बच्चे का भविष्य है जो बद से बदतर हो रहा है, बच्चों के भविष्य आज सड़कों पर उड़ता नजर आ रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि सभी बच्चों को इकट्ठा करके उनके ऊपर एक आंसू के बम का गोला छोड़ दे, ताकि बच्चे ही ना रहेंगे तो बच्चों के भविष्य का क्या रहेगा। बच्चों के भविष्य की बात करें तो इन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए काफी बेहतर बात की है। तो इसी के साथ जुड़े रहे फर्स्ट न्यूज के साथ, आपके साथ मैं पायशा। नमस्कार।